जय हिंद क्लास। चलिए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसआर पाठशाला में साथियों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साथियों हम पॉलिटी की क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें हमने ऑलरेडी 3 क्लास कवर कर दिया है। तो प्यारे भाइयों, उसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं, आज हमारी पॉलिटी की चौथी क्लास होगी। कौन सी क्लास होगी साथियों? चौथी क्लास होगी। उसमें हमने पहले क्लास में क्या बताया, दूसरी क्लास में क्या बताया और तीसरी क्लास में क्या बताया, उसको देखने के लिए हमारे पीछे वाले वीडियो को फॉलो करें। तो प्यारे भाइयों, आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। अच्छा, संविधान सभा के बारे में क्यों पढ़ेंगे, इसका पीछे का लिंक क्या रहा, क्यों ऐसी जरूरत आ गई कि हम संविधान सभा आज पढ़ेंगे? तो मैं आप लोगों को अवगत करा दूं कि इसके पहले हमने पढ़ा था कैबिनेट मिशन। क्या पढ़ा था? कैबिनेट मिशन। और वो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में आया था। 24 मार्च 1946 में आया था। और उसमें 3 अध्यक्ष थे, सॉरी उसमें 3 सदस्य थे, उसमें एक अध्यक्ष था। अच्छा, 3 सदस्य कौन कौन थे? हमने आपको बताया था काल, के फार, ए फार, एल फार। तो कमेंट करें के फार क्या होता है, एल फार क्या होता है, ए फार क्या होता है, और उसका अध्यक्ष क्या कौन कौन होता है, मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में। आप उसको देख करें, कमेंट करें साथियों। तो उसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं कि कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, उसका पर्पज क्या था, तो हमें पता चला कि उसका 2 उद्देश्य था। अच्छा, उसका उद्देश्य 2 था तो क्या था? दिमाग में प्रश्न बनता है, आपके भी मन में बन रहा होगा, मेरे भी दिमाग में बन रहा होगा। जब मैंने पहली बार पढ़ी तो मेरे भी दिमाग में बना कि अच्छा उद्देश्य क्या था? तो 2 था, लेकिन कौन कौन सा उद्देश्य था? तो प्यारे भाइयों, उसका 2 उद्देश्य था कैबिनेट मिशन का। नंबर फर्स्ट, संविधान सभा का निर्माण करना। नंबर सेकेंड, अंतरिम सरकार का गठन करना। तो प्यारे भाइयों, जब संविधान सभा का निर्माण हो जाएगा तभी अंतरिम सरकार का गठन होगा, क्योंकि सरकार तभी बनेगी जब संविधान सभा बन जाएगा। तो प्यारे भाइयों, आज हम संविधान सभा की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सीखेंगे संविधान सभा। तो प्यारे मित्रों, अगर मैं आपसे बात करूं संविधान सभा के बारे में, तो ये संविधान सभा कहां बना, इसमें कौन कौन से लोग थे, अच्छा कितने लोग थे, तो बहुत सारी बातें इसमें हमको मिलती हैं। तो जब मैं, क्योंकि भारत का संविधान सभा के बारे में बात किया जा रहा है, तो जितनी बातें की जाएंगी वो बातें भारत के परिप्रेक्ष्य में की जाएंगी। शायद अगर आप मेरी बातों को लिंक कर पा रहे होंगे तो बहुत प्रसन्नता होगी आपको साथी। आप ही बताइए कि जब भारत के संविधान सभा के बारे में बात की जा रही है तो जितनी बातें होंगी वो भारत के परिप्रेक्ष्य में होंगी, मतलब भारत के संदर्भ में बातें की जाएंगी। उसी कड़ी में फिर साथियों हम एक मैपिंग करते हैं भारत का। तो साथियों, जब हम बात करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में या भारत के संदर्भ में, तो हमको वो भी संविधान सभा के बारे में, तो 3 चीजें कहीं ना कहीं हमको दिखाई देती है। पहली क्या दिखाई देती है
कमिश्नरी स्टेट। क्या साथियों? कमिश्नरी स्टेट, कमिश्नरी स्टेट। जब हम बात करते हैं कमिश्नरी स्टेट की, उसके बाद दूसरे संदर्भ में बातें की जाती हैं देसी रियायतें। देसी रियायतें, यहां तक हम रियासतें, सॉरी रियायतें नहीं, रियासतें, यहां हमने देख लिया। और जब तीसरे संदर्भ की बात करते हैं तो ब्रिटिश प्रांत की। तो प्यारे भाइयों, जब हम संविधान सभा के बारे में बातें करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में वर्णन करते हैं, तो हमको 3 शब्दों पे फोकस करना होता है। अच्छा, वो 3 शब्द क्या क्या थे? तो पहला शब्द मेरा साथियों था कमिश्नरी स्टेट, और दूसरा मेरा था देसी रियासतें, और तीसरा मेरा था ब्रिटिश प्रांत। तो प्यारे भाइयों, जब मैं कमिश्नरी स्टेट की बात करता हूं, यहां पे एक नंबर आता है 4 थे। कितने थे साथियों? 4 थे। और जब मैं बात करता हूं देसी रियासतें की, तो वो कितने थे साथियों? 93 थे, मतलब 93 थे। लेकिन वहीं जब मैं ब्रिटिश प्रांत की बात करता हूं तो 292 थे। एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, क्या पूछता है कि संविधान सभा में कितनी ब्रिटिश प्रांत थे, संविधान सभा में कितनी देसी रियासतें थी, संविधान सभा में कितने कमिश्नरी स्टेट थे। यहां तक तो ये नंबरिंग हमको पता चल गई, हाँ इतने इतने थे। लेकिन प्यारे भाइयों, जब हम बात करते हैं कि अच्छा कमिश्नरी स्टेट 4 थी, तो कौन कौन सी? तो इसके संदर्भ में फिर नंबर आता है अल्फाबेट का ए, फिर आता है बी, फिर आता है सी, फिर आता है डी। अगर मैं एफ आर की बात करूं तो साथियों आमेर। क्या? आमेर। बी फार की बात करूं तो बलूचिस्तान। और जब सी फार की बात करता हूं तो कुर्ग आता है। क्या? कुर्ग। तो ए फार हो गया आमेर, बी फार हो गया बलूचिस्तान, और सी फार हो गया कुर्ग, और डी फार क्या हो गया साथियों? दिल्ली। तो ए फार आमेर, बी फार बलूचिस्तान, सी फार कुर्ग, डी फार दिल्ली। तो साथियों ऐसे कर करके 93 देसी रियासतें थी। अच्छा, ये देसी रियासतें क्या होती हैं? फिर ऐसे कर करके 292 ब्रिटिश प्रांत थे। अच्छा, मैं सबसे पहले ये समझता हूं कि कमिश्नरी स्टेट क्या होता है, फिर समझता हूं कि देसी रियासतें क्या होती हैं, फिर समझता हूं ब्रिटिश प्रांत क्या होते हैं, फिर इसके बारे में, फिर वोटिंग के बारे में चर्चा की जाएगी। अच्छा, ये सब ठीक, इनका वोटिंग कैसे हुआ उसके बारे में बात तो बाद में करेंगे, लेकिन उसके पहले समझते हैं कि कमिश्नरी स्टेट का मतलब क्या है, देसी रियासतें का मतलब क्या है, ब्रिटिश प्रांत का मतलब क्या है। तो मित्रों, जब हम बातें करते हैं कमिश्नरी स्टेट की, आज भी हमारे यहां कमिश्नरेट होता है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते होंगे, जानकारी रखते होंगे, तो लिखा जाता है पुलिस कमिश्नरेट दिल्ली, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर, पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज। तो कई सारे कमिश्नरेट होते हैं हमारे यहां। वैसे ही उस टाइम पे 4 कमिश्नरी स्टेट होते थे, जिसको हम क्या बोलते थे? ए बी सी डी। तो ए से आमेर में था,
बी से बलूचिस्तान में था, सी से कुर्ग में था, डी से दिल्ली में था। तो प्यारे मित्रों, वैसे कर करके देसी रियासतें भी थी, जो 93 देसी रियासतें थी। अच्छा, ये देसी रियासतें क्या होती हैं? अब आप लोग अगर वर्ड को देखें, देसी रियासतें कहते नहीं, गांव में बोला जाता है माई बाप का रियासत। रियासत का मतलब संपत्ति, जिसकी अपनी खुद की संपत्ति हो और वह उस पे अपना हक जमा के रखा हो, और कितनी भी अड़चने आए उसको उखाड़ के फेंक नहीं पाती। मतलब वो अड़चने मजबूर हो जाती हैं, तब पर भी उसको उखाड़ के फेंक नहीं पाती। तो उस टाइम पर भी हमारे यहां कुछ ऐसे राजा महाराजा हुआ करते थे जो अपने आप में सक्षम थे, जो बहुत समृद्धशाली थे, जो बहुत ही गौरवान्वित थे। अंग्रेजों ने बहुत सारे प्रयास किए इनके पतन करने के लिए, लेकिन वो असफल रहे साथी। जब वो असफल रहे, तो जब संविधान सभा के बारे में बात की जाने लगी, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं ब्रिटिश प्रांत में ना मिल करके मैं अपना अस्तित्व स्थापित करूंगा। तो उस कंडीशन में 93 देशी रियासतों ने अपना झंडा गाड़ दिया। लेकिन जब उसी परिप्रेक्ष्य में बातें करते हैं ब्रिटिश प्रांत की, तो 292 ब्रिटिश प्रांत थे जहां पर अंग्रेजों का दबदबा था, जहां पूरा कार्य का संचालन अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था। तो प्यारे मित्रों, तो अभी तक हमने ये सारी बातें तो सीख ली है। तो उसी कड़ी में फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने आपको बताया कि 4 कमिश्नरी स्टेट थे प्लस 292 देशी रियासतें। 4 कमिश्नरी स्टेट, 292 देशी रियासतें, 292 देशी रियासतें। उसके बाद तो साथियों 292 देशी रियासतें प्लस 292 ब्रिटिश प्रांत और 93 देशी रियासतें थी। इन सबको मिलाकर के टोटल 389 हुआ। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो 389 आएगा। तो प्यारे भाइयों, अब बात आई कि 389 सीट पे चुनाव होना है, क्योंकि संविधान सभा का निर्माण करना है। तो संविधान सभा में जाएगा कौन, ये भी तो डिसाइड करना था। संविधान सभा का निर्माण कौन कौन करेगा, ये भी डिसाइड करना था। तो उस टाइम पे यही 3 मेजर पोर्शन थे कि जिनको लेकर के अधिक से अधिक कार्य संचालित किए जा सकते थे। तो साथियों, उसी कड़ी में हमने देखा कि जब तीनों को मिलाया तो 389 सीट तैयार हुई। जैसे हमारे लोकसभा में इतनी सीट, विधानसभा में इतनी सीटें होती हैं, वैसे उस टाइम पे संविधान सभा के निर्माण के लिए 389 सीट तैयार हुई थी और 389 सीटों पर चुनाव होना तय हुआ। तो साथियों, जब पूरा सजरा तैयार किया गया, तो अगर मैं इसको ऐसे बताऊं कि 4 जो कमिश्नरी स्टेट थे, 292 ब्रिटिश प्रांत थे, 93 देशी रियासतें थी। तो देशी रियासतों की कुछ अलग मायने थे, 292 जो ब्रिटिश प्रांत थे इनके कुछ अलग मायने थे, और 4 जो कमिश्नरी स्टेट थे इनके कुछ अलग मायने थे। तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम तैयार किए गए। लेकिन जब बात हुआ कि भैया इनका तो चुनाव होगा, बात किया गया 389 टोटल सीट हैं, इस पे चुनाव किया जाएगा। लेकिन देशी रियासतों ने कहा कि नहीं, हम नहीं मानेंगे,
हम चुनाव में भाग ही नहीं लेंगे, चुनाव क्या होता है हमको पता नहीं, हम अपना अस्तित्व बनाए हैं, हम अपना अस्तित्व बनाए रहेंगे, क्योंकि चुनाव होता तो वो हार भी सकते थे और संविधान सभा में उनका आगमन हो नहीं सकता था, वो प्रस्थान कर नहीं सकते थे वहां। तो इसीलिए 93 देशी रियासतें जो थी वो संविधान सभा के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने कहा कि नहीं मैं चुनाव में भाग नहीं लूंगा। तो लोगों ने पूछा फिर क्या करोगे? उन्होंने कहा कि हमको चुनाव में भाग मत लाइए, हमको मनोनीत कर दीजिए। जब मनोनीत किए जाएंगे उनका रास्ता साफ हो जाएगा साथियों। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि संविधान सभा में टोटल कितने सीटें थी? तो संविधान सभा में टोटल 389 सीटें थी, लेकिन संविधान सभा के 389 सीटों में से कितने सीटों पर चुनाव हुआ? तो साथियों 93 तो माना नहीं, तो मानेगा कौन? ये और ये, क्योंकि मैं आपको अगर करा दूं कि जो ये 292 ब्रिटिश प्रांत हैं वो तो अंग्रेजों के अंडर में था ही था, लेकिन उसी कड़ी में जब हम बातें करते हैं 4 कमिश्नरी स्टेट की, तो वो भी ब्रिटिश के हाथों में था, गोरे चमड़े वालों के हाथों में था। तो साथियों तो इनके सीटों पर चुनाव होना तय हुआ। तो जब हमने इनको देखा तो 292 प्लस 4 टोटल कितना हुआ साथियों? ऐड करके बताएं तो शायद 296 होगा अगर मैं सही हूं तो। तो प्यारे भाइयों 296 सीटों पर चुनाव होना तय हुआ, इतना तो सीख गए हम लोग। तो 292 सीटों पर चुनाव हो गया। तो हमने देखा कि टोटल 389 सीटें थी और उसमें से 296 पे चुनाव होना था। तो प्यारे साथियों अगर ये चुनाव होना था तो ये चुनाव कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से? तो प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों, जब हम बात करते हैं कि संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ, अप्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष, सॉरी प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष, तो इस बारे में हम थोड़ी सी जानकारी अगर रखते होंगे तो हम बता पाएंगे कि वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। तो साथियों अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था। अच्छा ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कैसे हुआ? तो मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं, क्योंकि जब हम बात करें, क्योंकि ये संविधान बन रहा है, संविधान सभा भारत में तैयार की जा रही है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में बातें की जाएंगी। तो मैं फिर से एक इंडिया का मैप छोटा सा तैयार करता हूं। मैंने आपको बताया कि जो भारत के लोग थे, क्योंकि इस भारत के अंदर बहुत सारे भारत के लोग निवास करते होंगे, ये भारत के लोगों ने 1585 लोगों को चुन करके भेजा। किस लिए भेजा? इसलिए भेजा कि भैया 1585 लोग, याद रखना 1585 लोग भारत के लोगों के द्वारा चुने गए, फिर यही 1585 लोग 389 लोगों का चुनाव कर दिए और यही 389 लोग संविधान सभा में भाग लिए। तो प्यारे मित्रों याद रखने की बात है कि भारत के लोग थे, उन्होंने 1585 लोगों को चुन करके भेजा और जब इन्होंने चुन करके भेजा तो यही 1585 जो सदस्य थे
389 सदस्यों को चुन करके भेजा संविधान सभा बनाने के लिए, मतलब संविधान सभा में। तो इसलिए बोला जाता है संविधान सभा का जो चुनाव था वो प्रत्यक्ष रूप से ना हो करके अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। फॉर एग्जाम्पल साथियों, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है। जैसे हम अपने प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। प्रधानमंत्री के चुनाव में हम स्वयं वोट डालते हैं, हम स्वयं वोटिंग करते हैं। लेकिन अगर वही हम बातें करें, क्या जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है क्या उसमें हम लोग स्वयं वोट डालने जाते हैं? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, लेकिन जो प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ वो प्रत्यक्ष रूप से हुआ, क्योंकि उसमें जनता स्वयं जाती है। इसमें जनता स्वयं नहीं जाती, अपना प्रतिनिधि भेजती है। तो वैसे साथियों इसमें जनता नहीं गई थी, इसमें जनता ने अपने प्रतिनिधि को चुना और यही प्रतिनिधि जाकर के इनको चुने। इसलिए यहां तक तो ये क्या था, प्रत्यक्ष था, प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन अगर वही मैं बात करूं इनके इनके बीच का जो संबंध था, ये इनको प्रत्यक्ष रूप से चुन लिए, लेकिन अगर भारत के लोगों के संदर्भ में बात की जाएगी तो ये अप्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा। शायद आप एक दूसरे से लिंक बहुत अच्छा कर पा रहे होंगे। तो प्यारे भाइयों, उसी कड़ी में जब हम बातें करते हैं कि संविधान सभा में सभी वर्ग के लोग शामिल थे, सभी संप्रदाय के लोग शामिल थे। तो साथियों जब हम बात करते हैं सभी वर्ग के लोग, जब हम बात करते हैं सभी संप्रदाय के लोग, तो हमारे दिमाग में कुछ प्रश्नों की उपज स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। अच्छा, सभी वर्ग के लोग थे तो सामान्य वर्ग के कितने लोग थे, मतलब जनरल के कितने लोग थे? फिर अगर बातें करें तो ओबीसी के कितने लोग थे? फिर अगर बात करें एसटी के कितने लोग थे? फिर बात करें एससी के कितने लोग थे? फिर बात करें महिला कितनी थी? अब महिला की बात आई तो अब हम फिर हमारा दिमाग घूमना शुरू कर दिया। अच्छा, महिला थी तो सबसे ज्यादा महिला किस राज्य से थी? अच्छा, उसमें फिर मुस्लिम महिला कौन थी? अच्छा, मुस्लिम महिला थी तो मुस्लिम महिला ही क्यों, यही महिला ही क्यों आई? तो बहुत सारे मेरे दिमाग में प्रश्न उठना शुरू हो जाता है। तो साथियों उसी कड़ी में फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब संविधान सभा का एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उसमें सभी धर्म सभी वर्ग और सभी संप्रदाय के लोग शामिल थे। उसमें फिर जब हम बात करते हैं कि जनरल के कितने लोग थे, याद रखना साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान सभा में जनरल के कितने लोग थे। तो मैं आपको बता दूं 213 मेंबर, मतलब 213 सदस्य जनरल के थे। फिर अगर वही हम बात करते हैं मुस्लिम की, तो मुस्लिम के कितने सदस्य थे साथियों? तो मुस्लिम की बात करें तो 79 सदस्य। तो जब जनरल में हो गए भैया कितने, 213, और मुस्लिम में हो गए 79। फिर हम बात करते हैं सिख की, तो सिख के केवल साथियों 4 ही सदस्य थे। कितने सदस्य थे? केवल 4। फिर हम बात करते हैं फीमेल कितनी थी, जब हम बात करते हैं फीमेल कितनी थी तो साथियों उस संदर्भ में हमें पता चलता है
कि कुल मिलाकर के 15 महिलाएं थी। अब महिलाओं के बारे में अच्छे से हम वर्णन अभी करेंगे, आपको इसका एक्सप्लेनेशन अभी हम कर दे रहे हैं, लेकिन इसको समझने से पहले और आगे बात करते हैं कि एससी कितने थे और एसटी कितने थे साथी। जब हम बात करते हैं एससी की तो हमको पता चलता है 26 मेंबर एससी के थे। फिर वही जब